हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और वो हैं फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स के बारे में मुझे कैसे पता चला, तो मैं बताऊं। आज से 3 साल पहले जब मैं ईशा के ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास गई, मैंने उनसे बोला कि मैं ईशा की स्पीच पे इतना काम करती हूँ लेकिन मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता। वो अभी भी उसी जगह पर स्टक है, वही लिमिटेड वर्ड्स, वही लिमिटेड बातें बोलती है। उसकी स्पीच में मैं कैसे चेंजेस ला सकती हूँ? तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप इसकी फाइन मोटर स्किल्स पे काम करते हो। तो मुझे लगा फाइन मोटर स्किल्स अलग चीज़ है, स्पीच अलग चीज़ है, इन दोनों का कनेक्शन कैसे है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि अगर बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स स्मूथ नहीं होती हैं तो बच्चों की स्पीच भी कहीं ना कहीं स्मूथ नहीं होती है। तो फाइन मोटर स्किल्स और स्पीच का बहुत बड़ा रिश्ता है। अब हम आते हैं फैक्ट्स में। 87% ऑटिस्टिक बच्चों में फाइन मोटर स्किल्स में बहुत डिलेड होते हैं। और अगर हम बात करें कि जिन बच्चों में फाइन मोटर स्किल्स बहुत स्मूथ नहीं होती हैं, उनकी स्पीच भी उतनी ही ज़्यादा डिलेड होती है। तो फाइन मोटर स्किल्स के बारे में अगर हम बात करें तो फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं? फाइन मोटर स्किल्स हमारे हैंड की जो बहुत छोटी छोटी मसल्स होती हैं, उनसे जो मूवमेंट्स हम काम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स। तो अगर बच्चे में फाइन मोटर स्किल्स की प्रॉब्लम है तो आपको जेन्यूनली दिखेगा कि बच्चा इन चीज़ों में स्ट्रगल कर रहा है, जैसे कि राइटिंग, ड्राइंग, शू लेस को बांधना, अपनी डे टू डे वाली एक्टिविटीज़, स्पून से खाना खाना, ब्रश करना, हेयर कॉम्ब करना, ये सारी एक्टिविटीज़ फाइन मोटर स्किल्स में आती है। क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो इसमें फिंगर, रिस्ट और एल्बो, शोल्डर सबका रोल है। तो ये सारी चीज़ें फाइन मोटर स्किल्स में ही आती हैं। अगर आपको दिख रहा है कि बच्चा डे टू डे की एक्टिविटीज़ में स्ट्रगल कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें फाइन मोटर स्किल्स की प्रॉब्लम है। अब हम आते हैं कि फाइन मोटर स्किल्स में कैसे काम किया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्पीच में भी बहुत इंप्रूवमेंट लेकर आता है। तो मैं जब ईशा की स्पीच थेरेपी घर पे करती थी तो मैं ईशा का कम से कम 10 से 15 मिनट फाइन मोटर स्किल्स की पूरी एक्सरसाइज कराती थी। अब फाइन मोटर स्किल्स पे हम कैसे काम करेंगे? फाइन मोटर स्किल्स कब बच्चों में कैसे वीक होती है? एक रीज़न होता है कि उनके मसल में वीकनेस होती है, मसल इतनी स्ट्रांग नहीं है। और दूसरा रीज़न होता है कि उनमें कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। तो इसकी मैं बताऊं कि 2 तरीके की एक्सरसाइजेस होती हैं। तो ईशा में कोऑर्डिनेशन का भी इशू था और ईशा में मसल टोन का भी इशू था। उसकी मसल भी बहुत ज़्यादा वीक थी। अगर उसका हाथ हम ऐसे उठाते थे तो वो हाथ ऐसे नीचे ढलक जाता था, ऐसा लगता ही नहीं था कि बीच में कहीं रुकता भी है। तो उसका मसल टोन भी बहुत वीक था। तो उसमें दोनों इश्यूज थे, तो उसकी मैं दोनों लेवल की एक्सरसाइजेस कराती थी। तो हम शुरू करेंगे नंबर 1, कोऑर्डिनेशन वाली एक्सरसाइजेस। तो कोऑर्डिनेशन की ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं? सो नंबर 1 एक्सरसाइज, आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें तो मेरे पास हैं बट कुछ चीज़ें मेरे पास नहीं हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक प्लेट में राजमा, चना और छोला लेना है और बच्चे को 3 बाउल्स देने हैं और बच्चे से बोलना है कि इसे सॉर्ट करो। राजमा को राजमा में डालो, चने को चने में डालो और छोले को छोले में डालो। इससे क्या कर रहा है बच्चा? बच्चा कोऑर्डिनेशन कर रहा है, वो दिमाग लगा रहा है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी कर रहा है, हाथ से भी काम कर रहा है, आई से भी काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें बच्चा हैंड आई कोऑर्डिनेशन में कर रहा है। नंबर 2 एक्सरसाइज, आपको क्या करना है, जो थ्रेडिंग वाली जो एक्सरसाइज है, थ्रेडिंग बीट्स जो आती हैं, उसको आपको लेना है, जो मोटे मोटे वाले आते हैं और थोड़ा मोटा सा धागा होता है, वो बच्चे को देना है और बच्चे से बोलना है कि डालो। इसमें भी बच्चा क्या कर रहा है? हैंड आई कोऑर्डिनेशन कर रहा है। बच्चे में कोऑर्डिनेशन के इश्यूज जिनमें होते हैं, आपको दिखेगा कि उसका हैंड आई और कोऑर्डिनेशन में भी इशू है और बाइलेटरल में भी इशू है। बाइलेटरल क्या होता है? क्रॉस करके चीज़ें करना, दोनों हैंड से सेम एक्टिविटीज़ करना, दोनों हैंड से काम करना। जैसे ईशा सिंगल हैंड यूज़ करती है, वो कभी भी 2 हाथों से काम नहीं करती, चाहे वो डांस हो, चाहे वो कोई भी उसकी डे टू डे एक्टिविटी हो। मुझे बोलना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है तुम्हारा दूसरा हाथ भी है। तो बच्चों को बायलैटरल की भी इश्यूज़ होते हैं और उसको हैंड आई कोऑर्डिनेशन का भी इशू होता है। और एक है थ्रेडिंग वाली एक्सरसाइज जिसमें आप बच्चे से बीड्स डलवाओगे। और एक है आपको स्टिकर लगवाने बच्चे को पूरी बॉडी में और बच्चे से बोलना है कि वो स्टिकर निकालो। इसमें बॉडी की अवेयरनेस भी आती है। सपोज बच्चे के आपने बॉडी में पूरे लगा दिए हैं और बच्चा निकाल रहा है, ईशा नहीं निकाल पाती थी, उसको फील ही नहीं होता था कि उसकी बॉडी में कहीं पे वो चीज़ लगी भी हुई है।
तो ये भी एक एक्सरसाइज है जो बच्चों को हैंड आई कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन वाली एक्टिविटीज़ में हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारा पजल्स। आपने बहुत सारी पजल्स देखी होंगी, तो पहले आप बेसिक पजल से स्टार्ट कीजिए कि बच्चे को जो है सिंपल पजल दीजिए, 4 वाली पजल, 6 वाली पजल, 8 वाली पजल, धीरे धीरे करके बच्चे को बहुत सारी और ज़्यादा पजल दीजिए। अच्छा, नेक्स्ट मैं ये बात बोलूँगी कि आपको क्या करना है कि जब बच्चे को आप पजल दे रहे हो तो बच्चे को पिक्चर भी दो, ताकि वो बच्चा देखे और नीचे उसको लगाए। ये भी आपका जो है एक तरीके से पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन का वर्क होगा। तो ये तो हो गई हमारी हैंड आई कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइज। अब हम आते हैं मसल की एक्सरसाइज। मसल की वीकनेस पे हम कैसे काम करेंगे, तो सबसे पहले हम बेसिक एक्सरसाइज देखेंगे। ये क्या है? ये क्ले है और इस क्ले में मैंने डाला है राजमा और छोला। तो अगर बच्चे को सबसे पहले आपको देना है, आप इसमें क्या हेल्प कर रहा है, इसमें बच्चा अपनी फिंगर्स को यूज़ कर रहा है, अपनी छोटी छोटी मसल्स को यूज़ कर रहा है। तो आप स्टार्ट इससे करोगे। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो आप बहुत सिंपल सी क्ले जो मिलती है मार्केट में आप वो लोगे, प्ले डो की, किसी भी चीज़ की क्ले लोगे और उससे बोलोगे कि इसमें से सारी चीज़ें निकाल करके रखें। फिर आप लोगे जो थेराप्यूटिक आती हैं, इसी तरीके की थेराप्यूटिक भी आती हैं जो बहुत टाइट होती हैं, उसमें आपको करना है। लेकिन उसमें आपको ध्यान देना है कि आप सामने बैठो बच्चे के, क्योंकि वो आप ऐसे छोड़ नहीं सकते। वो या तो थेरेपिस्ट यूज़ कर सकते हैं या पेरेंट्स की जो है गाइडेंस में बच्चा यूज़ कर सकता है। वो बहुत टाइट होती हैं, तो अगर बच्चा बहुत ईजिली ये सब कर लेता है तो आपको थोड़ी टाइट लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है मसल के लिए जो हम कपड़े में लगाते हैं क्लिप्स, वो क्लिप्स यूज़ करनी है और उस क्लिप से राजमा और छोला उससे उठवाना है। तो ये वो क्या कर रहा है, ये मसल की एक्सरसाइज कर रहा है। कई बार क्या होता है, बच्चे जो है पूरा हैंड यूज़ करते हैं। आपको कोशिश करना है कि वो अपने सिर्फ फिंगर्स को यूज़ करें। तो इससे बच्चों की जो है ये मसल जो होती है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करें, फिंगर की और इसकी एक्सरसाइज करें। नेक्स्ट है हमारा, ये आपको किसी भी शॉप में दिख जाएगा, आपने बहुत सारी शॉप्स में देखा होगा ये चीज़। इसमें क्या करना है, बच्चे से ये चीज़ लगवानी है। ईशा को बहुत प्रॉब्लम होती थी, ईशा नहीं लगा पाती थी। तो इसमें क्या कर रहा है बच्चा, एक तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है और दूसरा बच्चे को ताकत लगानी पड़ रही है फिंगर से। अगर बच्चे के हाथ में ग्रिप नहीं है, अगर बच्चे का फाइन मोटर स्किल उतना स्ट्रांग नहीं है फिंगर का, तो वो ये काम नहीं कर पाता है। इसमें बहुत ताकत लगती है और ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है मसल के टोन को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, मैं अभी राजमा ले रही हूँ, लेकिन आप इसमें कॉइन ले सकते हैं। कॉइन को फिंगर के बीच में रखना है ऐसे, और उसके बाद बच्चे से बोलना है कि अपनी फिंगर की हेल्प से कॉइन को निकाल के लाओ और आपको दे, या फिर पिगी बैंक में डाले। तो आपको बार बार सेम चीज़ करने, बार बार सिक्का देना। ये बहुत डिफिकल्ट एक्सरसाइज है। बच्चे को अपनी फिंगर यूज़ करनी है, वो दूसरा हैंड नहीं यूज़ कर सकता। आपको दूसरा हैंड, उसको ईशा क्या करती थी, ड्रॉप करती थी और फिर उठा लेती थी, लेकिन आपको ये नहीं करने देना है। आपको उसके सेंटर में रखना है, हथेली में, और उसके बाद उससे बोलना है बाकी फिंगर्स की हेल्प से उसको लेके आओ और पिगी बैंक में उस कॉइन को डालो। तो ये हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो आपके रिस्ट और फिंगर्स पे हेल्प करेंगी। अब हम आते हैं हैंड का पोर्शन एल्बो और राइट और शोल्डर से भी है। इसकी भी मसल हमको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। सिर्फ फिंगर की और रिस्ट की मसल को स्ट्रॉन्ग करके आपका काम नहीं चलेगा। ईशा का एल्बो और शोल्डर बहुत वीक था, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें पहली एक्सरसाइज है कि आपको अपने यहाँ वॉल में एक ब्लैक बोर्ड रखना है और बच्चे से जो है इस तरीके से राइटिंग करवानी है। इस तरीके से सबसे पहले लाइन खिंचवाइए आप। इसमें क्या हो रहा है, बच्चे को अपना शोल्डर होल्ड करना पड़ रहा है। बच्चा इस तरीके से ड्रॉ ना करे, बच्चा इस तरीके से ड्रॉ करे हॉरिजेंटल। तो आप देखेंगे बच्चा पहले स्ट्रगल करेगा, धीरे धीरे करके बच्चे को आदत पड़ जाएगी, तो बच्चा अपना ये चीज़ होल्ड कर पाएगा, एल्बो होल्ड कर पाएगा। तो मुझसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने बोला था कि इसकी राइटिंग इसलिए नहीं वीक है क्योंकि इसकी फिंगर्स वीक हैं, इसलिए वीक है क्योंकि इसकी शोल्डर और एल्बो की मसल बहुत वीक हैं। ये कोई चीज़ नहीं उठाती है, शोल्डर और एल्बो को यूज़ ही नहीं करती है। आप कभी राइटिंग में देखो, शोल्डर और एल्बो भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं राइटिंग और ड्राइंग के लिए। तो अगर आपका बच्चा इन सब चीज़ों में स्ट्रगल कर रहा है तो उसकी शोल्डर और एल्बो पे भी काम करना है। तो एक तो ये एक्सरसाइज है कि आपने ब्लैक बोर्ड रखा और ब्लैक बोर्ड में उससे हॉरिजेंटली काम करवाया। अभी आपने लाइन खिंचवाई, अगर बच्चा अल्फ़ाबेट थोड़ा बहुत लिख लेता है तो अल्फ़ाबेट हॉरिजेंटली लिखवाने, एक लाइन खींचनी है उसी में ही लिखना है। नंबर 2 सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी,
कि हमको जो बास्केटबॉल हम खेलते हैं उसका जो हुप होता है वो ऊपर टांगना है ताकि बच्चा उसको ऊपर करे, ऐसे फेंके, शोल्डर का यूज़ करे फेंकने के लिए, थ्रो करने के लिए बार बार शोल्डर और एल्बो का यूज़ करे। इससे भी बच्चों की मसल स्ट्रांग होती है और यहाँ पे भी ये चीज़ वर्क करती है। थर्ड एक्सरसाइज है, एक होती है व्हील बैरो एक्सरसाइज। उसमें क्या होता है कि आपने कई जगह देखा होगा कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ये काम करते हैं कि पीछे के 2 पैर उठा लेते हैं और आगे के 2 हाथों से बच्चा पूरा वॉक करता है। ये भी एक्सरसाइज शोल्डर और एल्बो में हेल्पफुल होती है। तो ये थी कुछ एक्सरसाइजेस कोऑर्डिनेशन और मसल टोन के लिए, जिनकी मसल वीक होती है उनके लिए और जिनमें कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होती है उनके लिए। तो ये सारी एक्सरसाइजेज हैं जो बच्चों को कहीं ना कहीं ईशा के केस में बहुत हेल्प करा। आई होप ये वीडियो आपको भी हेल्प करे। थैंक यू।